नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सभी अच्छे होंगे। मैं सुषमा चैथानी आपके सामने पहले भी कविता गज़ल पढ़ चुकी हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी पढ़ूँगी और आपको भी सुनाऊँगी, ताकि आप सुने, बताएं कि कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं इसमें क्या गलती है, क्या नहीं है, क्या आपको अच्छी लगी, क्या मुझे और कंटिन्यू करनी चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। आज की जो कहानी है वो है रश्मि रमानी की लिखी हुई ज़मीन बटी जज्बात नहीं। ज़मीन बटी जज्बात नहीं। रश्मि जी की कहानी है ये। सिंध यात्रा से लौटने पर एक मित्र ने पूछा था, रश्मि तुम सिंध क्या करने गई थी। एकाएक मैंने कहा, पिछले जन्म में मेरा एक अधूरा एहसास वहाँ पर छूट गया था, उसे पूरा करने गई थी। मेरे मित्र ने हैरानी से मेरी ओर देखा और कहा, हाँ, उस महान देश में तो एहसास ही मिल सकते हैं, बाकी सब कुछ तो यहाँ भी मिल जाता है। मैं नहीं जानती मैंने ऐसा क्यों कहा। सिंधी अकादमी दिल्ली का निमंत्रण तो कराची में आयोजित शाह सचल सामी इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का था, पर कॉन्फ्रेंस जितनी ज़रूरी थी उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी और आकर्षण था सिंध भ्रमण का। वह भी ऐसे समय में जब राष्ट्रगान से सिंध शब्द हटाने की मांग की जा रही थी। दिसंबर की सर्द सुबह नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल हल्के कोहरे में लिपटा था। धुआं धुआं सा आसमान उनिंदा लग रहा था। ठंडी हवा के झोंके कम कंपनी पैदा कर रहे थे। फिर भी पता नहीं क्यों ये सब मुझे अच्छा लग रहा था। दिल्ली से कराची जाने वाला विमान देरी से आया। गरम चाय, कॉफ़ी की चुस्कियाँ, ब्रेड, समोसे, बिस्किट सब समय काटने का अच्छा साधन बन गए। यात्रियों की संख्या बहुत अधिक न होने के कारण लोग इत्मीनान से जहाज में जा रहे थे। केबिन क्रू ने खुश मिजाजी से स्वागत किया। थोड़ी देर बाद जब हम प्रवास के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान में की गई उद्घोषणा को सुनकर मैं रोमांचित हो उठी। दिल्ली से कराची की 2 घंटे की यात्रा कब पूरी हो गई पता ही नहीं चला। उड़ान के दौरान माहौल आत्मीय और अनौपचारिक था। यात्रियों को परोसे जाने वाला मांसाहारी खाना स्वादिष्ट था। मात्रा भी अच्छी खासी थी होने के कारण मांसाहारियों की मौज थी। मेरे जैसे शाकाहारियों के लिए पता ही नहीं क्यों खाना कम पड़ गया था, फिर भी खाना अच्छा था। कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर निकले तो पूरा माहौल शहनाई के मीठे सुरों और ढोल की तेज आवाज़ से खुशनुमा हो उठा। थोड़े बहुत स्वागत की संभावना तो थी, पर टीवी चैनल, समाचार पत्रों के कैमरों और पत्राचारों के साथ अनेक लोग गुलाब के हार हाथों में लिए हमारे स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्मजोशी का जैसे सैलाब उमड़ पड़ा था। सलाम वालेकुम, खुशामदीद, देसी आया, भली करे आया जैसे नारे देर तक कानों में गूंजते रहे। लोगों की दोस्ताना मुस्कुराहटें रोशनी की सैलाब बनकर भीतर तक उतर गई। सूरज का रंग गुलाबी हो चला था। हवा नम होने लगी थी। सर्द शाम के हल्के सुरमई अंधेरे में रोशनी से नहाता कराची बहुत ही आकर्षक लग रहा था। कराची जिसे कभी सिंध की रानी कहा जाता था। ये सिंध की रानी सुनने पर बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हम अपने माता पिता से अक्सर पूछा करते थे कि पापा आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसका बारे में हमें बताओ। तो इस तरह की बातें वो भी बताया करते थे। इस खूबसूरत शहर का नाम कालाची नाम मछुआरा समाज की एक जाति के नाम से निकला है। नरम गरम हलवों के लिए मशहूर कराची में भी अमेरिकन स्वाद पैर पसार चुका है। इसका पता एयरपोर्ट के सामने बने मैकडॉनल्ड के शानदार रेस्टोरेंट को देखकर भी लग गया था।
3 दिनों तक कराची के एक संभाग इलाके प्लेटफर्म में स्थित बीच लग्जरी होटल में हमारे ठहरने का शानदार व्यवस्था की गई थी। होटल पहुंचते पहुंचते भूख लग आई थी, पर होटल पहुंचते ही मेरा मिला गुलाबी रंग का वेलकम ड्रिंक। स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्फूर्तिदायक भी था। पारसी शैली में बने भव्य होटल में मैंग्रोव के शानदार पेड़ और पानी का तैरता सा छोटा सा पुल, स्वादिष्ट अनगिनत व्यंजन और खिड़की के नजर आते सुंदर दृश्य कितने ही दिनों तक याद आते रहते थे। यहाँ आयोजित शांति गोष्ठी में 3 दिनों तक अलग अलग सत्रों में सिंध के महान शायरों की इस त्रिमूर्ति पर आलेखों का वाचन, कविता, पाठ, चर्चा आदि संपन्न होने के बाद हम सिंध भ्रमण करने को निकले हैं। कराची छोड़ने से पहले सुबह मैं कुछ एक लेखकों के साथ समुद्र तट की सैर के लिए गई थी। मोहम्मद खालिद सी बीच पर अंजुम आयश के स्कल्पचर, किशोर सूरज की कुनकुनी सुनहरी धूप, सेकते नीले आकाश में पंक्तिबद्ध होकर उड़ती अनगिनत चीलें जो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी जगह बदलकर आकाश में अलग अलग आकृतियां बना रही थी, इन्हें देखना अद्भुत अनुभव था। सिंधी के महान शायर शाह अब्दुल लतीफ ने अपने प्रख्यात ग्रंथ शाह जो रसालों में इन चीलों का सुंदर वर्णन किया है। हमेशा की तरह बेचैन समुद्र गरज रहा था। समुद्र के भीतर समाई बेचैनी को छोटी बड़ी लहरें किनारों पर सर पटक पटक कर अभिव्यक्त कर रही थी। समुद्र किनारे की रेत ठंडी और नरम थी और शीतल हवा में समाये नमक का खारापन अटपटा सा। पर झूलेलाल रेस्टोरेंट में चटपटे आलू छोले, फूले हुए गरम गरम नरम नरम भटूरों का नाश्ता मजेदार था। मसालेदार खाना पाकिस्तानियों को खूब भाता है। 15 दिनों में खाए गए सिंधी व्यंजनों के साथ मुस्लिम खानों का लजीब जाते भूलना मुश्किल है। शाम को कराची पोर्ट ट्रस्ट से पानी के जहाज द्वारा हम मनहोड़ा द्वीप पर गए थे। सांझ के धुंधलके में समुद्र का पानी मटमैला लग रहा था। एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली गंध हवा पसरी थी। इस छोटे से द्वीप पर एक प्राचीन विष्णु मंदिर है। 10वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर में न कोई मूर्ति थी न पूजा पाठ। मंदिर के बारे में जानकारी देने वाला कोई गार्ड या पुजारी आदि भी नहीं थे। उजाड़ वीरान पड़े मंदिर में असामाजिक तत्वों का डेरा था। कराची में बिताए इन 3 दिनों में लगातार चले साहित्यिक सत्रों, देर तक के रात कविता पाठों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने थक कान से चूर भले ही कर दिया हो, पर बेहतरीन मेहमान नवाजी के साथ अनगिनत शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों की दावतों में भी कम लाजवाब नहीं थी। इन सबके बीच थी टुकड़ा टुकड़ा नींद जब जहां मिल जाए। आर्ट काउंसिल ऑफ कराची में वाई का कार्यक्रम था। सिंध के सूफी कवि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के कलाम की शास्त्रीय संगीत में सुरबुत प्रस्तुति को वाणी गायन कहते हैं। मंच पर काले कपड़ों में फकीर से देखकर मुझे याद आया, हद तपेसो औलिया बेहद तपेसो पीर, हद बेहद दोनों जो तपे उसे जाने फकीर। तो क्या परमात्मा से लो लगाते लगाते ही इंसान तप कर फकीर बन जाता है? बैठे थे जिनका काम ही ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करना होता है। रात गहराती जा रही थी। साजों के स्वर लहरियां नाजुक पंखों की तरह फिजा में तैर रही थी। गायकों ने जब आलाप किया तो समा बंध गया। सुध-बुध खोकर गाते इन कलाकारों की आवाज में अजीब सी कशिश और दर्द था। उनकी आवाज आसमान से उतरती लग रही थी और सीधे आत्मा को छू रही थी। ये एक रहस्यवादी अनुभव था।